नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में एक नई वीडियो। और दोस्तों, अगस्त 2023 के इस करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जिनमें महत्वपूर्ण खेल हो सकते हैं, युद्ध अभ्यास हो सकते हैं, दिवस हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं। तो आप लोग अभी जब हमारे साथ कोई यात्रा करेंगे इस वीडियो की, तो आपको चीजें समझ आएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े आपसे बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी जो करंट अफेयर्स होती हैं वो प्रसारित कर दी जाती हैं, और साथ ही मोटिवेशनल पोस्ट भी आपके लिए प्रसारित किए जाते हैं, जो कि आपके लिए नित्य नई ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियोज जो आपके लिए करंट अफेयर्स सीरीज की चलाई जा रही है इस चैनल पर, समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन टारगेटेड मैं इसको रख रहा हूं अभी जो आगामी परीक्षा है, जिसमें यूपी का आरओ यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स और मेंस, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आइए विविध में देखते हैं आखिर आज हम क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हमारे सामने से गुजरने वाले हैं। तो पहला ही जोरदार चीजें आई, और अगस्त के प्रमुख दिवस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अगस्त के प्रमुख दिवस में दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो शेयर की हुई है एक तस्वीर, एक पोस्ट, इस पोस्ट को आप लोग जरूर देख लेना। इसमें मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके बारे में सारा कुछ है। क्योंकि दोस्तों 29 अगस्त जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि हॉकी के जादूगर जो थे मेजर ध्यानचंद साहब, इनका जन्म दिवस था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। उनके कुछ जो प्रतिस्पर्धाओं में जो उन्होंने भाग लिया था उसका भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं एक एक करके सभी दिवस के ऊपर। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, ये याद रहे आपको। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति, जो कि 1942 को भारत की जब आजादी हुई, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चला था भारत में, तो उसी के संबंध में इसको 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त को दोस्तों विश्व ईंधन जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है इस वर्ष 2 अगस्त 2023, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि ये जो होता है दोस्तों, ये किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से इसका संबंध होता है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपभोग कर लिया होता है। अगर अर्थ ओवरशूट डे आपको ऐसे नहीं समझ आया तो थोड़ा सा मैं आपको अपने तरफ से थोड़ा ट्राई करता हूँ। आपने जो लोग पढ़ते लिखते हैं उनको धारणीय विकास की अवधारणा पता होगी, जिसको सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो धारणीय विकास के अंदर दोस्तों क्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी के संसाधन है उनका इस कुशलता पूर्वक उपयोग करें कि हमारा जो वर्तमान पीढ़ी है उसका भरण पोषण अच्छे से हो जाए उन संसाधनों से, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके भी भरण पोषण के लिए ये संसाधन समान रूप से उपलब्ध रहे। ठीक है दोस्तों, तो इतना है अर्थ ओवरशूट डे। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि साल में एक तारीख ऐसी होती है जब डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इस वर्ष के लिए जो पृथ्वी ने संसाधन पैदा किए थे मानव के लिए, वो मानव हजम कर चुका है, उपभोग कर चुका है, कंजप्शन इसका हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ ओवरशूट डे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब 23 अगस्त की तारीख भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो आप जानते हैं भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत ने आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 से संबंधित जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी इसके पहले वाला ही वीडियो साइंस एंड टेक का अपलोड है, इसके पहले से पहले वाला तीसरा वीडियो, तो उसको आप लोग देख लेना। 31 अगस्त को दोस्तों विश्व संस्कृत दिवस
मनाया जाता है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से मैं इस दिवस के बारे में सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, एक तो 7 अगस्त को आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, और दूसरा याद रखना है अर्थ ओवरशूट डे वाला दिन, और तीसरा राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, इसमें से 3 आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी आएंगे ही नहीं, वो भी आ सकते हैं, हो सकता है इन तीनों में से कोई ना आए लेकिन वो आ जाए। बट हमारा काम क्या है कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं, आप उस हिसाब से अपनी सारी चीजें, क्योंकि तैयारी पुख्ता रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेजर ध्यानचंद साहब के बारे में जो भी चीजें हैं यहाँ पर लिखी गई, हॉकी का हीरो कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देखते रहना। और इनका हिटलर भी इनका बहुत मुरीद था, मेजर ध्यानचंद जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों अगस्त की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पर बात कर लेते हैं। देखते हैं कि अगस्त में कौन सी पुस्तकें हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक से ही प्रारंभ करते हैं। पहली पुस्तक है मेमोरियस ऑफ ए मवेरिक। ये मणिशंकर अय्यर साहब की किताब है। मणिशंकर अय्यर साहब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो मेमोरियस ऑफ ए मवेरिक, मणिशंकर अय्यर, ये चीज आप लोग याद रखना। स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष की किताब है, अमिताभ घोष साहब यहाँ पे हैं, ये भी आप लोग याद रखना। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी, इंद्राणी मुखर्जी की किताब है, यहाँ पर ये बुक है। इंद्राणी मुखर्जी केस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत पॉपुलर केस रहा था, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारी चौथी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो ये मिर्जा चौधरी द्वारा लिखी गई किताब है। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये किताब प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली पर प्रकाश डालती है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, आखिर प्राइम मिनिस्टर्स अपनी कार्यशैली किस तरह से संचालित करते हैं, अपने निर्णय कैसे लेते हैं। ठीक है, और ये किताब है मिर्जा चौधरी जी की। और यहाँ पर ये हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी दिख रहे हैं, और इनके हाथ में एक पुस्तक आपको दिख रही होगी जिसमें लिखा है बड़ा बड़ा अक्षरों में कलाम। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये एक बुक है, पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इस बुक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर नाजिमा मरेकियार और डॉक्टर वाई एस राजन, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं। वाई एस राजन, डॉक्टर नाजिमा मरेकियार, कलाम साहब जो हैं, जो थे हमारे ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी भतीजी हैं नाजिमा मरेकियार। तो ये किताब कुल मिला के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस किताब को इनकी भतीजी ने लिखा है। तो इस किताब में आपको बहुत कुछ जो पर्सनल उनके फैमिली से रिलेटेड होगा वो जरूर आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई फैमिली मेंबर्स किसी महान व्यक्ति के बारे में चीजें बताता है तो बहुत ज्यादा अच्छे से बताता है। ठीक है, क्योंकि अपने फैमिली के मेंबर्स के बारे में तो सभी ज्यादा जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये किताबें यूपीपीसीएस, आरओआरओ के एग्जाम और भी जो भी एग्जाम एसएससी बैंक या लेवल के जिस भी स्तर के एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक भी किताब आ गई तो 1-2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों हर महीने मैं किताबें डिस्कस करता हूं तो इस हिसाब से अगर मैं एक महीने में 4 भी किताब आपसे डिस्कस कर रहा हूं या 2 किताब डिस्कस, 3 किताब, तो साल भर में 8-9 महीने में तो आपसे 20-25 किताबें डिस्कस कर ली जाएंगी। तो उसमें से नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा, तो इसलिए इसको कभी स्किप आप लोग मत करना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ दोस्तों, आगे एक महत्वपूर्ण इवेंट है सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन से आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे, सेमीकंडक्टर के ऊपर बातचीत चल रही है। तो सेमिकॉन इंडिया देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको इवेंट की कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का जो विषय था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये विषय है भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना। तो जो भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसको इनहेंस करने के लिए ये सम्मेलन था सेमिकॉन इंडिया, जो कि गुजरात के गांधीनगर में हुआ
और इसका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो सेमीकॉन इंडिया हुआ सम्मेलन, इसका उद्देश्य था भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित करना, जिससे देश को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए ये सब बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, सेमीकॉन इंडिया। ठीक है, कि किसी भी एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ, ये याद रखना। विषय क्या था, तो विषय भी आप लोगों को याद रखना है, उद्देश्य भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, सरकार ने सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति भी बनाई है। क्या बनाई है? सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की सरकार ने घोषणा की। इसमें शीर्ष सरकारी अधिकारी, स्थापित शिक्षाविद, साथ ही जो उद्योग और डोमेन विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस समिति के अंदर शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सेमीकंडक्टर उद्योग को उत्प्रेरित करने के लिए भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सेमीकंडक्टर थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ होता क्या है। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक हिंदी में बोलते हैं, और अर्धचालक दोस्तों एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं जो इसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आधार के रूप में काम करने में सक्षम बनाते हैं। चिप वगैरह भी बनती है, ठीक है, जो मिसाइल में भी लगती है, और चिप तो कहीं भी एडजस्ट की जा सकती है। कुल मिलाकर सेमी कंडक्टर जो होता है, जो अर्धचालक होते हैं, वो हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये सम्मेलन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज। और अगली न्यूज दोस्तों और भी कमाल की है, योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। यहाँ पर ये पोस्टर आपको दिख जाएंगे, इन पोस्टर्स में आप जानकारी अर्जित कर लेना। बस इस योजना का महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब किस लिए है यहाँ पर आप मेंशन किया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना कितना कितना पैसा आवंटन हुआ, पहली बात क्या इसमें किया जा रहा है, ये सब चीजें आप लोगों के देखने की बातें हैं। ये सब आप लोग खुद से यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, मेंस के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के पॉइंट्स जोड़े जाते हैं, तो इसलिए इसको आप रोक के लिख सकते हैं। अब दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना को 2023-24 से 2027-28 तक के लिए 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए इसमें इसको आवंटित किया गया है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की जो डेट है, वो ईयर है, वो आप लोगों को याद रखनी है, 23-24 से 27-28 तक, यानी कि 4-5 वर्षों तक चलने वाला है। ठीक है। अब इस योजना के लिए जो संबंधित मंत्रालय है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोडल मंत्रालय है, एमएसएमई मिनिस्ट्री है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए काम करता है। साथ ही दोस्तों यह योजना जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन्वॉल्व होगा इसमें, और वित्तीय सेवा विभाग भी इन्वॉल्व होगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप लोगों को देख लेने चाहिए, इससे लाभ क्या हो रहे हैं, क्यों चलाई गई, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, पोस्टर्स आप लोग पढ़ लेना, इस पोस्टर्स पढ़ना मेरे लिए जरूरी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, NAPS। तो यहाँ पर भी पोस्टर फिर मैं आपसे कहूंगा पोस्टर्स आप लोग पढ़ लिया करिए। यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अ जाइंट लीप टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आप समझ गए हैं। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, ये सारे 5 पॉइंट्स इसमें बनाकर दिए गए हैं, ये आप लोग देख लेना। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना 12 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
की शुरुआत कर दी। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन जो योजना है उसके अंदर डीबीटी की सुविधा दे दी गई है। डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया किस योजना को डीबीटी के साथ जोड़ा गया है, तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना है, ये आप लोगों को याद रखनी है। अभी इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 के अंदर। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को अपनाने से हमारे देश के कार्यबल और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये बताने की जरूरत नहीं कि जब स्किल डेवलपमेंट होता है किसी भी देश के युवा और मानव संसाधन का, तो निश्चित तौर पर ज्यादा प्रोडक्टिव निकलकर वो सामने आते हैं जो देश के विकास में योगदान करते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था। तो डीबीटी जो है, डीबीटी आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डीबीटी से किस योजना को जोड़ा गया? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, यानी कि NAPS को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नौसैनिक अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास बड़ा ही फेमस और पॉपुलर नौसैनिक अभ्यास है, और यहाँ पर तस्वीरों से आपको समझ में आ गया होगा कि P-8I जो अमेरिका का विमान है, एक समुद्र में पनडुब्बी हंटर जिसको बोला जाता है, जो विमान है P-8I आगे आगे चल रहा है, और बाकी नेवल फ्लीट है इंडिया की वो पीछे चल रही है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास ही है। तो कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगी ये पानी से रिलेटेड है, नौसेना से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है कि मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास कैसा है, एयरफोर्स का है, थल सेना का है, या नेवी का है। तो नेवी का है, याद रखना। तो मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण दोस्तों आयोजित किया गया 21 अगस्त 2023 को सिडनी के, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, सिडनी में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी में। इस अभ्यास में दोस्तों भारतीय नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, यूएस नेवी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले तो यहाँ पर भारतीय नौसेना हो गई, दूसरे ऑस्ट्रेलियन नौसेना हो गई, तीसरे जापान की नौसेना हो गई, चौथे यूएस यानी कि अमेरिका की नौसेना। तो इन चारों देशों को आपको याद रखना है। किसको किसको? इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को और यूएस को। तो ये 4 देश मालाबार सैन्य अभ्यास के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस बार वाला सिडनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखना। अगला अभ्यास है दोस्तों जायद तलवार। तो भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की जो यूएई की नौसेना है उसके बीच अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया गया। ये चीज याद रखना आप लोग। भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद, ये दोनों जहाज दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में गए इस नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए, जिसका नाम था जायद तलवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2 नौसैनिक अभ्यास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यूपी PCS जैसे एग्जाम और जो एक दिवसीय एग्जाम है उस समय ये सब पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो जायद तलवार है उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां और थी। यहाँ पर आपको नेवी के जहाज के डेक पर खड़े हुए कुछ जवान दिख रहे हैं। तो इससे आपको ये नेवल एक्सरसाइज तो समझ में आ ही गई होगी कि जायद तलवार एक नेवल एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय
बायलेटरल अभ्यास है जायद तलवार, जो कि 8 से 11 अगस्त 2023 को हुआ। कहां पर? पोर्ट सईद दुबई के अंदर संपन्न हुआ। पोर्ट सईद दुबई में है, ये आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ, उसके बाद ईरान, यहाँ पर कतर, ये सब आप लोगों के लिए मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई की लोकेशन आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, तो दोस्तों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का जो उद्देश्य है वो रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्रॉस एक्सपेरिमेंट प्रशिक्षण होता है, और दोनों नौसेनाओं के बीच जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है उसको चेक किया जाता है, और इन दोनों नौसेनाओं के बीच जो तालमेल है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैप आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट होगा यूएई का, क्योंकि मिडिल ईस्ट का कंट्री है, तो ये हमेशा चर्चा में रहते ही है। और अब तो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इजराइल और जो गाजा हमास वगैरह का युद्ध चल रहा है, इसलिए और भी अधिक हाईलाइट हो सकता है, तो आप लोग याद रखें। दोस्तों अगला हमारा जो इवेंट है वो संवाद भूमि का, संवाद देश का, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इसका उद्देश्य और ये क्यों हुआ बस इतना ही दिया हुआ है। तो 11 अगस्त 2023 को ग्रामीण विकास मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया। तो संवाद भूमि का, संवाद देश का, ये क्या है? राष्ट्रीय मीडिया अभियान। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब इस मीडिया अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों, मानचित्रों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो संवाद भूमि का, संवाद देश का ये जो इवेंट है आपको समझ में आ गया होगा कि ये बस भूमि के अभिलेखों से संबंधित उसका डिजिटलीकरण करने की बात चल रही है, और यहाँ पे ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी अगली जो न्यूज है वो महिला फीफा विश्व कप के ऊपर है, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि महिला फीफा विश्व कप है। तो आप लोग याद रखना इसको, इसके एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पहले से इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दे रहा हूं। तो चलिए, स्पेन ने दोस्तों महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता। कौन सा देश? स्पेन। स्पेन कहाँ है? स्पेन पुर्तगाल के बगल में है, अटलांटिक ओशियन के बगल में, कोस्टल एरिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों सिडनी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। अब ये आपको ये भी समझ में आ गया कि महिला फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में। ठीक है, और स्पेन ने किसको हरा दिया? इंग्लैंड को 1-0 से। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेन ने जीता इंग्लैंड को हराकर। कहां आयोजित हुआ? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों मैच का एकमात्र जो गोल स्पेन की जो कप्तान है, कप्तान ओल्गा कार्मोना, इन्होंने एकमात्र गोल 29वें मिनट में दागा और टीम को चैंपियन बनाने में मदद की। तो स्पेन के कप्तान ओल्गा कार्मोना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप का चैंपियन बनी है, तो इसलिए ये एक कीर्तिमान है, तो अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है स्पेन की टीम और हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, स्पेन की टीम महिला फीफा विश्व कप जीतने वाली 5वीं टीम बन गई, लेकिन इसने पहली बार जीता। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप पहली बार जीता, लेकिन ये ऐसा महिला फीफा विश्व कप जीतने वाली 5वीं टीम है। इससे पहले भी 4 टीमें जो महिला फीफा विश्व कप है वो जीत चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सलमा पार्लुएलो को दिया गया, जो कि स्पेन की है। गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा को दिया गया, जो कि जापान की है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में ये आयोजित हुआ। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि देखता हूं आपका ध्यान जाता है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी हुई थी इसमें। 9वां फीफा महिला विश्व कप था ये, 20 जुलाई
से 20 अगस्त 2023 को कहां, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों मैंने सिर्फ वो फैक्ट एंड फिगर शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फालतू चीजें, फालतू खिलाड़ियों के नाम दे करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे चलते हैं। महिला फीफा विश्व कप के बाद एक और खेल प्रतिस्पर्धा हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों अगली खेल प्रतिस्पर्धा जो हमारा इंतजार कर रही थी वो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 और यहां पर दिख रहा है हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने ही एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और तो आइए ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसको भी देख लेते हैं। तो ये 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन दोस्तों 29 से 27 अगस्त 2023 को कहां हुआ, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जहां पर एक बुड्ढा काफी दिनों से पेस्ट कर रहा है। खैर जोक सपाट। तो ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वहां पर आयोजित हुआ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये 19वीं बार आयोजित हुआ। ठीक है, हंगरी में नहीं, वर्ल्ड में 19वीं बार। पुरुषों की दोस्तों भाला फेंक प्रतियोगिता में हरियाणा के पानीपत जिले के नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने 88.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सीनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। तो यहाँ पर इनका जो नीरज चोपड़ा साहब का कीर्तिमान है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कि सीनियर विश्व चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन है, तो याद रखना है स्टार द नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा पहले ही ओलंपिक टोक्यो 2020 के अंदर, डायमंड लीग खिताब 2022 के अंदर, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट थे। इनके नाम बहुत सारे हैं भाई साहब। डायमंड लीग खिताब भी मैंने इसके पहले वीडियो में शायद डिस्कस किया हुआ, आप लोग जाके देख लेना। अब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2023 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई, इसमें पदक तालिका पर शीर्ष रहा दुनिया का बॉस अमेरिका। आगामी 20वीं, ये 19वीं थी, तो आगामी जो 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता है उसका आयोजन 13 से 21 सितंबर 2025 को कहां होगा, जापान के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जापान के टोक्यो में। दोस्तों 1983 में भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। भारत ने कब हिस्सा लिया पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो 1983 में। इन 40 वर्षों के अंतराल में दोस्तों ये पहला अवसर है जब भारत ने इस प्रतियोगिता में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। और ये सब संभव हुआ द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की वजह से। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और ये भी न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है दोस्तों। ये आपसे पक्का मैं बता रहा हूं कि एग्जामों में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 युद्धाभ्यास के साथ हम अपना क्लास खत्म करेंगे। अब दोस्तों पहला, ये जो हमारा पहला नहीं युद्धाभ्यास देखेंगे तो ये तीसरा है। और यहाँ पर सेना के जवानों की टुकड़ी आप एयरक्राफ्ट के आगे खड़े हुए देख सकते हैं। तो ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है, तो देखते हैं ये क्या है। तो बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल है, इसमें कोई एक देश भाग नहीं ले रहा। तो बहुराष्ट्रीय ब्राइट स्टार सैन्य अभियान हर 2 साल में मिस्र और कौन आयोजित करता है, मिस्र और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। कब कब, हर 2 साल में बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ब्राइट स्टार। ठीक है, और 31 अगस्त 2023 को से 15 सितंबर 2023 तक मिस्र में आयोजित किया जाएगा ये ब्राइट स्टार 2023। और भारतीय सशस्त्र बल दोस्तों पहली बार मिस्र में आयोजित होने वाले इस ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास 2023 के अंदर भाग ले रहा है। तो कुल मिला के ये सैन्य अभ्यास हमारे लिए बहुत अधिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जो सेना के जवान है वो आपको
एकदम मुस्तैद और सावधान मुद्रा में दिख रहे हैं। अब अंतिम हमारा सैन्य अभ्यास है ऑसिंडेक्स। ऑसिंडेक्स यहाँ पर भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी के बीच द्विवार्षिक ऑसिंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 तक सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। तो ऑसिंडेक्स भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया नेवी के बीच होता है, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो अब इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया। साथ ही आखिर में एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगामी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है और आरओ यूपी का जो आरओ है, आरओ उसके लिए भी, ठीक है, और यूपीएससी के लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट होते ही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में। बस हाँ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियोस अच्छे लगते हो, ये चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि मुझे कुछ प्रतिक्रियाएं मिलती रहें और मैं आपके लिए निरंतर सुधार करता रहूं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि ये एरर फ्री हो, लेकिन अगर फिर भी ह्यूमन एरर रह जाए तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।